वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं बायो का 5th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरी वीडियो को एंड तक देखना। मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, कोई भी ऐसी चीज़ है वो छूटे ना। ठीक है, मतलब कि हर एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि लॉस मेंटलीज के लॉस क्या थे, बाकी क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वो भी इसमें इस वीडियो में बताती जाऊंगी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता जाएगा। तो ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैप्टर को नहीं समझ पा रहे हो नहीं हो तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मेरी वीडियो देखो, बिल्कुल एंड तक मेरे सारे पार्ट्स देखो इसके, जो भी मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, उसके बाद मुझे देखना, उसके बाद मुझे बताना ये चैप्टर क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, तो बीच में स्किप करके मत जाना, क्योंकि स्किप किया तो आधा ही चैप्टर समझ आएगा, आधा नहीं समझ आएगा तो मेरा नहीं आपका लॉस होगा। ओके, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मैं इसके और पार्ट्स अपलोड करूँ तो आप एक भी मिस ना करो। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक ज़रूर करना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यस कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर और मुझे मज़ा भी आया, समझ भी आया। ठीक है, तो लेट स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है ना वो है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है, किस ब्रांच को, किस साइंस की ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं, इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं वो सब हम अभी बिल्कुल यूँ जान लेते हैं। देखो, द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस डीलिंग विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, उसको कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, जो देखो एक ब्रांच, देखो साइंस की ब्रांचेस बहुत होती हैं, एक जूलॉजी होती है, बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ऐसे ये भी ब्रांच है, जैसे स्टडी ऑफ फंगस को हम कहते हैं कुछ और। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स कहते हैं कुछ और, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ, ऐसे करके हर पार्ट्स को क्या है, साइंस को डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। वैसे ही इसमें ही ब्रांच ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसमें हम साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, डीलिंग विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है तो अभी मैं इस टॉपिक को भी क्लियर कर दूँगी, इस वर्ड को भी क्लियर कर दूँगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है कि अरे ये दो वर्ड्स का तो मुझे मीनिंग ही नहीं आता तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, जॉर्ज मेंडल। ठीक है, ठीक है, कौन थे, जॉर्ज मेंडल। ठीक है, बट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जीन्स किन्होंने किया था, थॉमस मॉर्गन ने किया था। किन्होंने किया था, थॉमस मॉर्गन ने। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के MCQs व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मोस्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो या फिर कहीं भी लिख लो या फिर स्नैपशॉट ले लो मेरे नोट्स का। ठीक है, जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाओ कि हाँ मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, मेरी मेहनत को वेस्ट ना होने दो, रिस्पॉन्स करो। ठीक है, ठीक है, तो नाउ हम सेकेंड बारी को पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। ठीक है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी क्या होती है, तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिडिटी। इट्स कॉल्ड इनहेरिडिटी एंड और इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो जैसे ये पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट का कोई भी कैरेक्टर ले लो, जैसे आपने कलर ले लो, कलर है, जैसे पेरेंट का कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टर है कि उसका कलर कैसा है। ठीक है, तो मान लो इनका ऑफ स्प्रिंग, इन्होंने मतलब ये इनका ऑफ स्प्रिंग है और ये ब्लैक कैरेक्टर जो कलर वाला कैरेक्टर है ना वो पेरेंट्स के थ्रू ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हुआ, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिशन हुआ उस चीज़ का। और ये हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा होगा। मतलब ये तो ब्लैक थे पेरेंट। ठीक है, पेरेंट्स के जो जीन्स थे, ठीक है, वो क्या थे, वो कलर में ब्लैक थे। ठीक है, उनका ये कैरेक्टर था ब्लैक। ठीक है, तो उनका यही वाला कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गया। अब बताओ जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसका कलर कैसा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। ठीक है,
ठीक है। तो इसी ट्रांसमिशन को फादर से ऑफ स्प्रिंग्स में जब ये कोई भी एक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है तो उसको कहते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जो वर्ड्स हमने अभी जेनेटिक्स में पढ़े थे। ठीक है, नाउ अब सेकेंड वर्ड इज दैट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, देखो, अकरेंस और डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज और अमंग दी ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट। जैसे कि जैसे सेम पेरेंट के मतलब सेम पेरेंट है बट उनके बच्चे क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं, बस अलग अलग हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग। ठीक है, बट क्या है, वो सेम पेरेंट से ही बिलोंग करते हैं। मान लो ये पेरेंट है, उनके दो ऑफ स्प्रिंग हैं। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग है, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है, इसके हर एक कैरेक्टर इससे डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस करते हैं, बट क्या है, सेम स्पीसीज़ के हैं, मतलब कि सेम पेरेंट के ही हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इनमें वेरिएशन हुआ। ठीक है, वेरिएशन इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे आप हो और आपकी बहन है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रखते होंगे कि बिल्कुल मैच नहीं करते, कि यही लोग पहचान नहीं पाते ये इसकी बहन है कि या नहीं है। तो और उसी वेरिएशन को ही हम कहते हैं, उसी डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। इसका मतलब क्या होता है, अकरेंस ऑफ डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज और अमंग दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वेरिएशंस। ठीक है, अब वेरिएशन हमने पढ़ा, वेरिएशन भी दो टाइप का होता है, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनियल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, नॉट बाय बर्थ। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें हमने हेरिडिटी में पढ़ा था कि इसमें कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बट सोमैटिक वेरिएशन में क्या होता है कि इसमें जो चेंजेस आते हैं किसी ऑफ स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, उसके अंदर वो क्या होते हैं, वो अपनी पेरेंट के थ्रू नहीं आते, बाय बर्थ नहीं आते, वो उसका कुछ माहौल ऐसा हो गया। ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट, उसकी सराउंडिंग ऐसी हो गई जिसके अंदर उसको चेंज आ गया। मान लो कि ये पेरेंट है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं। जो पेरेंट को बार बार मैं रेक्टेंगल बना देती हूँ, देखो ऐसे ही, ये मान लो हमारे पास पेरेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, ना गुस्सा वाला है, ना इनमें कोई बैड हैबिट है। ठीक है, इनका ऑफ स्प्रिंग हुआ। ठीक है, इनका ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग हुए, इनके बच्चे हुए। ठीक है, इनके चाइल्ड हुए, तो इनके अंदर क्या हुआ, बर्थ से लेके अभी तक इनके अंदर कोई भी बैड हैबिट नहीं थी, बट ये कुछ ऐसी संगत में पड़ गए, कुछ ऐसी सराउंडिंग इनको मिल गई जहाँ से इनके अंदर बैड हैबिट आ गई। बट ये क्या है, इसकी फैमिली में कहीं कोई बैड हैबिट नहीं करता, कोई ड्रिंक, कोई ये सब कुछ नहीं करता, बट इसके अंदर ये चेंज आया, इसके अंदर ये क्या हुआ, वेरिएशन आया। तो इसको क्या कहते हैं, सोमैटिक वेरिएशन। ठीक है, जितना मैंने अच्छे से समझा दिया, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ दूसरा क्या होता है, ये जर्मिनल वेरिएशन। नाउ दूसरा क्या होता है, जर्मिनियल वेरिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बाय बर्थ से ही क्या होता है कि वेरिएशंस का ट्रांसफ़र होता है। मान लो पेरेंट है कोई भी, ठीक है, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर है, जैसे वो ड्रॉफ है। ठीक है, वो ड्रॉफ है। ठीक है, तो इसका ऑफ स्प्रिंग भी ड्रॉफ होंगे। ठीक है, इसके सन डॉटर जो भी होगा वो क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्योंकि ये जो वेरिएशन है ये इसके बाय बर्थ से पेरेंट के थ्रू किस में कन्वर्ट हो रही है, डॉटर्स में, या फिर उसके ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, इसी वेरिएशन को जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। ये बाय बर्थ होता है। सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, बाय बर्थ नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये वेरिएशंस का जितना भी था वो मैंने कवर अप किया है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, जो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ क्लियर हो गया है, ये वाला टॉपिक ज़्यादा अच्छे से हुआ है, इसमें कुछ डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कुछ हो तो मुझसे रिस्पॉन्स करो। ठीक है, नाउ अब हमने जीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने इनहेरिडिटी पढ़ ली, इनहेरिटेंस पढ़ लिया। ठीक है, और वेरिएशंस कवर कर लिया, जेनेटिक कवर कर लिया, क्या पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और ट्रेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो पहली बात तो इससे एक एमसीक्यूज बन सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कहाँ पे, डीएनए में। ठीक है, कैसा पार्ट होता है, सेगमेंटेड होता है ये। ठीक है, और ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है, ये मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसी कंट्रोल करता है कि जो हमारा होने वाला जो कैरेक्टर है, जो भी हमारा ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, तो न्यू स्पीसीज है, न्यू इंडिविजुअल है, कैसा होगा, टॉल होगा, ड्रॉफ होगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में कलेक्ट होती है, जीन में कलेक्ट होती है। उसी की वजह से हमारा स्किन कलर मिलता है। ठीक है, कि स्किन कलर कैसा है, स्किन कलर कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा। ठीक
ठीक है। ऐसे ही ये कैरेक्टर को ऐसे ही ये भी देखता है कि आदमी बड़ा होगा, छोटा होगा, मतलब टॉल होगा, ड्राफ होगा, कोई भी इंडिविजुअल है कैसा होगा, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन है ना वो इसमें स्टोर्ड रहती है, यही हेल्प करता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कैसा पार्ट होता है? स्पेसिफिक सेगमेंटेड पार्ट होता है, ठीक है। और ये टर्म जीन जो है वो किसके थ्रू गिवन है? जॉनसन के थ्रू गिवन है, ओके। नाउ हम स्टडी करेंगे एलील्स के बारे में कि एलील्स क्या होता है। ये क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन विच अकर ऑन सेम कोकस और, ठीक है, ऑन द टू क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स देखो, एलील्स को क्या कहते हैं? ये जीन जैसे ये है, जैसे कि हम जैसे पायसन सटाइबन, मेंडलिन ने पायसन सटाइबन लिया था तो उसकी दो उसके पास फॉर्म्स थी, दो एलील्स थी, एक टॉल था एक ड्रॉप था। बस इन्हीं कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? हम एलील्स बोलते हैं। जैसे पेरेंट का क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग होता है, उसी चीज़ को हम एलील्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म था वो किसने दिया था? बेस्टन ने इस टर्म को ड्राइव किया था, ठीक है। अब ना इसमें दो टाइप, अब हम पढ़ेंगे जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ ए ऑर्गन्स, ठीक है। तो क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। ये इसमें मतलब हम ये नहीं देखते कि वो फिजिकली कैसा है, ठीक है। बस हम ये देखते हैं उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, मतलब कि जिसके अंदर कैरेक्टर है जेनेटिक्स के अंदर, जीन्स के अंदर, वो टॉल है, ड्रॉफ है, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो हम इसको फिजिकली नहीं देखते, सिर्फ एक्सटर्नली उसके फीचर्स को देखते हैं, जेनेटिक ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है वो किसने ड्राइव किया था? जॉनसन ने इस टर्म को ड्राइव किया था, ठीक है। और होमोजाइगस, देखो ये भी दो टाइप के होते हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। देखो ये जब ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, ऐसे करके हमें एलील्स के पेयर मिलते हैं तो वो होमोजाइगस होता है, क्योंकि क्या होते हैं? दोनों कैपिटल होते हैं, दोनों डोमिनेंट होते हैं। देखो डोमिनेंट किसे बोलते हैं? इस कैपिटल टी को डोमिनेंट कहते हैं और ये स्मॉल टी को क्या कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं। तो ये जो कैपिटल टी होता है ये डोमिनेंट होता है, ठीक है। और जो इसकी प्योर फॉर्म होती है वो यही होती है। अगर दोनों टी है मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है, कोई किसी को दबा नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे स्मॉल टी है तो ये क्या है? दोनों रिसेसिव हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को ये भी दबा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जब हमें ऐसी फॉर्म्स मिलती हैं एलील्स की, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। और हेट्रोजाइगस बोथ द एलील्स ऑफ ए पेयर आर डिफरेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो जो एलील्स जो होती हैं वो एक रिसेसिव होती है तो एक डोमिनेंट होती है, जैसे ये, ठीक है। इसमें क्या है? ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ठीक है। तो इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। अब हम फिनोटिपिक पढ़ेंगे, ठीक है, फिनोटाइप पढ़ेंगे और इस पे इसका जो रेशियो होता है वो भी हम निकालना भी सीखेंगे। तो क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस और एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटिपिक एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है? जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है या फिर जो हमें एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर दिखते हैं, ठीक है, उसी को काउंट करके हम लिख देते हैं। जैसे मान लो कोई हमने फ्लावर लिया, ठीक है, पी ली थी, उन्होंने आर के लिए ली थी, तो हमें क्या मिला? राउंड येल्लो, ठीक है। ये मतलब हमारे पास आया, ठीक है, RRYY, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया? वो आया, उसका पेयर आया, ठीक है। बस हम देखेंगे कि काउंट करेंगे कितने राउंड येलो हैं, कितने रिंकल्ड ग्रीन हैं, ये सब काउंट करेंगे। वैसे ही करके जितने भी हमें दिख रहे होंगे हम उसको रेशियोज़ में लिख देंगे, बस ऐसे काउंट करने से, ठीक है। तो इसी रेशियो के हम क्या कहते हैं? फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। जैसे जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? जो हम इसको जेनेटिक्स से मिल के बनता है, मतलब उसमें देखेंगे कितने टॉल हैं, मतलब कितने डोमिनेंट हैं, कितने रिसेसिव हैं। जब हम ये चीज़ चेक करते हैं तब हमें जीनोटिपिक रेशियो मिलता है, ठीक है। आई होप ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक आपको समझ में आया होगा। नाउ हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, इसमें दो जनरेशन बनती हैं, एक तो F1 जनरेशन और क्या बनती है? एक F2 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, हमें दो जनरेशन मिलती हैं, ठीक है। मान लो ये थे हमारे पास ट्रेट्स, ये हमारे पास ट्रेट थे, कैरेक्टर थे। जब इनकी हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराई तो हमें मिला
एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन, बस इसे तो हमें क्या मिलता है, F1 मिलता है, ठीक है। इसी स्टेप को क्या कहते हैं, जब हमें कोई प्योर ऐसी चीज़ मिल जाती है तो हम इस स्टेप को क्या कहते हैं, इसी क्रॉसिंग को क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखो, सिलेक्शन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, पेरेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें गैमीट्स फॉर्म होते हैं, गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, ठीक है। इसमें गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ F1 जनरेशन होता है। उसके बाद ये क्या, F1 जनरेशन जो हमें मिलता है, ये मिलता है हमें F1 जनरेशन में। अब ये क्या होता है, ये पेरेंट की तरह एक्ट करने लगता है, ठीक है। फिर इसकी हम क्रॉसिंग कराते हैं, इसकी क्रॉसिंग कराते हैं, तब हमें F2 जनरेशन मिलती है, जिसका हम पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो यही थे स्टेप हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व थे। देखो यहाँ पे पहले क्या, हम लोग तो सबसे पहले इसमें पेरेंट को ढूंढते हैं, ठीक है, पेरेंट जो होता है हमारे पास उसको ढूंढते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस होने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मतलब कि गैमेटोजेनेसिस जब होगा, जब हम उसका फ्यूज़न मतलब कि उसकी क्रॉसिंग कराएंगे, उसी क्रॉसिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ F1 जनरेशन होगा। फिर F1 जनरेशन के बाद जो हमें ट्रेड मिलेगी, जो हमें ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे, ठीक है, वो F1 जनरेशन में जो हमें ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे वो क्या करेंगे, वो पेरेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनमें भी गैमेटोजेनेसिस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर हमारे पास क्या आएगी, F2 जनरेशन आएगी। ये सारे स्टेप्स थे जो हमें याद रखना ज़रूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डिज़ायर्ड फीचर है, यहाँ पे प्लांट हाइट है, देखो ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ठीक है, ये ड्रॉप है। यहाँ पे ये देखो टी, ये क्या हो गया, ये पेरेंट हो गया। जब हमने इसकी क्रॉसिंग कराई, इस क्रॉसिंग को ही हम ये जो एरो लगे हैं, इस क्रॉसिंग को ही हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, इसी यहीं पे होता है, ठीक है। जब हमें ये मिल गया तो क्या हो गया, ये F1 जनरेशन बन गई, F1 जनरेशन बन गई। अब हम इसकी क्रॉसिंग कराएंगे, पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, F2 जनरेशन आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फार्मूला होता है जीनोटिपिक रेशियो फाइंड करने का, कि 2 है उसको n, ये यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स हेट्रोजाइगस, ठीक है, जो, ठीक है। तो n हमें पता चल गया, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, ठीक है। नाउ देखो, अगर n 0 होगा तो ये 1 है, यहाँ पे 2 है, 1, ये क्या हो गया हमारे पास, ये रेशियोज़ फाइंड आउट हो गया। हम ऐसे करके रेशियोज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मुझे कमेंट सेशन में बताना, ठीक है। इसके स्टेप्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसके स्टेप्स को ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलिज्म के बारे में, ठीक है, कि मेंडलिज्म क्या होता है, कौन थे ये, ठीक है। इनकी देखो, ये बहुत ज़्यादा ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे कि इनको स्कूल में, इनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे कि इनको अच्छे स्कूल में डाला। उन्होंने एक मोनेस्ट्री में इन्हें डाल रखा था, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस आदमी थे, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ से अगर हम देखें तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। देखो, आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इन्होंने इतना खुद को काबिल बनाया कि आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि देखो, अगर हमारे अंदर करने का जुनून होगा ना, तो हमारे कोई भी प्रॉब्लम आगे आ जाए ना, वो कभी भी हमें रोक नहीं सकती है अपने एम को हासिल करने में, ठीक है। हमारे पास ये किसी फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे कम हैं, घर अच्छा नहीं है, और हम अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, ठीक है। ये सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं। बट अगर हमारे अंदर करने की लगन होगी, वो जुनून होगा कि नहीं, मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, उनको किसी ऐसे फेस पे ला के खड़ा करना है कि जहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा करना है जहाँ से वो प्राउड फील करें, ठीक है। तो अगर ऐसी लगन होनी चाहिए ना, सबके अंदर होनी चाहिए, ताकि किसी का भी पेरेंट्स का पैसा वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए जैसे इन्होंने किया। इन्होंने कितनी अच्छे से पढ़ाई की, आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, ठीक है, तो हम इनके बारे में और पढ़ते हैं। मेंडल परफॉर्म्ड इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स बिटवीन 1856 to 1864। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि उन्होंने किस
किस ईयर में जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे वो किए थे, वो किस ईयर में किए थे? 1564। ठीक है। इनिशियली मेंडल कलेक्टेड 34 वेराइटीज़ ऑफ गार्डन पी। ठीक है, उन्होंने कितनी वेराइटीज़ ऑफ गार्डन पी इकट्ठे की थी? 34 वेराइटीज़। ठीक है, 34 वेराइटीज़ की उन्होंने गार्डन पी को इकट्ठा किया था, जिसका नाम था पायसम सेटाइवम। ठीक है, जिसका क्या नाम था? पायसम सेटाइवम। पायसम सेटाइवम क्या थी? एक गार्डन पी थी। ठीक है, एंड अलाउड देम टू ब्रीड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर फॉर्म्स। ठीक है, और जब तक उन्होंने उसका क्रॉसिंग कराते के जब तक उनके पास जो प्योर फॉर्म होती है ना, बिल्कुल वो उनको नहीं मिल गई। ठीक है, ही फाइनली सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने पाइसम सेटाइवम को ही क्यों इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया? इनके पास तो 34 वेराइटीज़ ऑफ गार्डन पी थी ना, तो उसको ही क्यों चूज़ किया? तो ये क्या थी? देखो इसके 2 रीज़न हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप भी किया जाता है, तो मैं बता देती हूँ। देखो तो पहली बात तो ये एनुअली है। ठीक है, ये एनुअली ग्रो करता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें देखो 7 पेयर्स ऑफ मतलब कि 7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, अब वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें नहीं। ठीक है, तो देखो मेंडल प्रेजेंटेड द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन एनुअल। देखो एक बात ये भी होती है कई लोगों के दिमाग में कि देखो जब वो ज़िंदा थे तब उनकी इतनी मतलब कि इतने फेमस, इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। उनकी रिज़ल्ट जो डिस्कवर किया था वो इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बताया ना मैंने, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे बेचारे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने ये सब कुछ कर लिया था, रिज़ल्ट फाउंड आउट कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी खुद की मैगज़ीन को पब्लिश करा सके, उसमें अपने रिजल्ट्स के कंक्लूजन्स और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता सके, लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता। बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उनका ये जो रिज़ल्ट था वो किस में प्रिंट आउट होके आता था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें। ठीक है, 1966 में। ठीक है, तो इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न इन 1965 द सेम वर पब्लिश्ड अंडर द टाइटल एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन 1866। ठीक है, मेंडल रिपीटेड हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने दोबारा से इस जो उनका एक्सपेरिमेंट आया था निकल के, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने की थी, उसके उन्होंने दोबारा से क्या किया? रिपीट किया हैवर वीड्स के ऊपर, बट उनका जो रिज़ल्ट था वो अच्छा नहीं बन पाया। ठीक है, अच्छा नहीं बन पाया जितना ऐसे पाइसम सेटाइवम के ऊपर निकल के आया था। ठीक है, मेंडल जो थी, मेंडल की डेथ कब हो गई थी? 1864 में उनकी डेथ हो गई थी, विदाउट एनी गेटिंग क्रेडिट फॉर हिज वर्क इन ईयर 1900। ठीक है, मतलब कि जब वो उनकी डेथ हुई थी तब उनकी वाहवाही करने वाला, मतलब इतने फेमस नहीं थे, उनके बारे में जानने वाला, ठीक है, ऐसा उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो अगर हम एक चीज़ देखें तो गॉड उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करना जानते हैं। ठीक है, अगर मेंडलीव को अगर मतलब अगर उनके अंदर ये फीलिंग होती कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो ये करना छोड़ दूंगा, तो आज उनका इतना नाम नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी आप काम करते हो अगर अपनी पूरी मेहनत से कर रहे हो वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। ठीक है, जितनी मैं अपनी मेहनत से वीडियोस को बना के एक्सप्लेन करके, नोट्स लिख के इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई होप ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में बताना कि ये अच्छा लग रहा है सेशन, मतलब कि समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें इनको क्रेडिट पहुंचाने तक, इनके जो रिज़ल्ट्स थे वो लोगों तक पहुंचाने तक इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था? वर्क किया था, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? देखो, एक होलोलैंड से, एक जर्मनी से, एक ऑस्ट्रिया से। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, कार्ल कॉर्नस हो गया, टस्कन मार्क हो गया। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसको क्या किया, इन्होंने दोबारा से फिर से उसको रीडिस्कवर्ड किया। और फिर जब उनका जो कंक्लूज़न निकल के आया, रीडिस्कवरिंग के बाद जो उनका कंक्लूज़न निकल के आया वो क्या कहला दिया गया? इन्होंने कह दिया मेंडल लॉ।
तो ये थी कहानी हमारे मेंडल साहब की। उन्होंने कितनी हार्ड वर्किंग की, कितने अच्छे मतलब बैकग्राउंड से अच्छे बिलोंग नहीं करते थे, उसके बाद भी आज वो इस काबिल हैं कि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके दिए लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो हमारी फैमिली जैसे भी हम जिस कंडीशन में आज है, तो हम लोग को बहुत थैंकफुल होना चाहिए गॉड के लिए कि चलो हम उस बैकग्राउंड से तो बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, तो आई होप ये मेंटलिज्म तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी मेहनत को प्लीज़ कोई वेस्ट मत जाने दो, मुझे रिस्पॉन्स करके मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, तो आज तक हम इस वीडियो में यहीं तक जानेंगे। अगर मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम उसमें आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि मेंडल्स लॉज क्या थे। ठीक है, लॉज ऑफ प्योर गैमीट क्या होता है, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्या होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन लॉ क्या होता है। ठीक है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे, हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगर अब तक अभी किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, इसमें डाउट है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आई होप मेरी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दोगे, मेरे वीडियो को लाइक करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ओके, वेट फॉर पार्ट 2। ओके, बाय बाय, टेक केयर।